मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास मैमेलिया प्रारंभ किया था और उस मैमेलिया में लगभग 16 पॉइंट्स हो गए थे, 16 या 17 पॉइंट्स हो गए थे, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट अपने को पॉइंट यहाँ से प्रारंभ करना है, जिसमें जो की पॉइंट है वही मैंने आपको बताए थे, ठीक। अब देखिए, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए ये बताया जा रहा होता है कि जो प्री मैग्जिला, इनमें प्री मैग्जिला कोमा मैग्जिला तथा पैलेटाइन पैलेटाइन अस्थियां मिलकर कठोर तालु का निर्माण करती है। कठोर तालु, हार्ड पैलेट का निर्माण करती हैं, ठीक है। क्या बनाती है? कठोर पैलेट या हार्ड तालु, जो नासा मार्ग को, नेजल पैसेज को, नासा मार्ग को मुख्य मार्ग से पृथक करता है, ठीक है। अब देखिए, इसमें बताना ये है कि ये जो हमारे जबड़े होते हैं ना, नीचे वाला जबड़ा होता है ये तो एक ही अस्थि से बना होता है, जिसका नाम होता है दंतिका अस्थि, डेंड्रीबोन। लेकिन जो ऊपरी जबड़ा होता है इसमें ये सामने बिल्कुल प्री मैग्जिला होती है, और इसके बाद ये मैग्जिला होती है, और इसके बाद ये पैलेटाइन होता है। ये तीनों अस्थियां हमारी मुख गुहा के ऊपर जो छत होती है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, तालु, उसे बनाती हैं। तालु का मतलब है जो ऊपर पैलेट होता है। ये पैलेट दो भागों में बटा होता है, आगे वाला हार्ड होता है और पीछे की तरफ सॉफ्ट हो जाता है। तो जो कठोर तालु है ये किससे बनेगा? प्री मैग्जिला, मैग्जिला और पैलेटाइन अस्थियां मिलकर के तीनों बनाती हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए, ये जब बन जाएगा तो ये वाला भाग नासा मार्ग से मुख्य मार्ग को क्या करेगा? पृथक कर देगा। अगर आप ये बताइए कि हार्ड पैलेट ना हो तो ये मुख्य मार्ग और नासा मार्ग दोनों एक हो जाएंगे ना। इसीलिए उन दोनों को अलग रखने के लिए, आइसोलेट रखने के लिए बीच में क्या है? तालु बन जाता है, पैलेट बन जाता है। हार्ड जो पैलेट है वो मैग्जिला, प्री मैग्जिला, पैलेटाइन से मिलकर बनता है, जो नासा मार्ग और मुख्य मार्ग को क्या करेगा? अलग रखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखिए, आप अगर चाहो तो यहां से देखो, ये तो ऊपर की तरफ तो नासा मार्ग जा रहा है, और ये क्या जा रहा होता है? मुख्य मार्ग जा रहा होता है। यहाँ पर तो समझ करिए ये नासिका खुर रही होती है, यहाँ पर ये मुख खुर रहा होता है। तो ये बीच वाला भाग है, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं बताओ? ये भाग होता है, यहाँ पर तालु होता है, इसको हार्ड पैलेट कह रहे होते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये आगे जाकर के इस तरह से मुख गुहा में
जिसको हम फेरिंग्स कह रहे होते हैं या क्या कह रहे होते हैं, नासा ग्रसनी। फेरिंग्स में ये खुल जाता है और ये इस तरह से ऊपर जा रहा होता है और फिर ये यहाँ पर जुड़ जाता है श्वसन नली से और ये जुड़ जाता है किससे, आहार नाल से। ठीक है, तब यहाँ पर ये वाला भाग है, इस वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेट। क्या कह रहे होते हैं, हार्ड पैलेट, या इसको कह रहे होते हैं हम कठोर तालु। अगर ये नहीं होगा तो ये एक ही रास्ता हो जाएगा ना, जिससे हमें सांस भी लेनी है और खाना भी खाना है, संभव नहीं हो सकता। इसलिए नेचर ने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया है कि ये तीनों अस्थियां मिलकर के इस कठोर तालु को बना देती हैं, जो इस नासा मार्ग और मुख मार्ग को एक दूसरे से क्या करता है, पृथक करता है। क्या करता है, पृथक करता है, आइसोलेट रखता है, सेपरेट रखता है। ठीक है ना। इसके पश्चात दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है, जो नासा मार्ग होता है, जिसको नेजल पैसेज कह रहे होते हैं। नासा मार्ग में अनुप्रस्थ बलन पाए जाते हैं, बलन पाए जाते हैं, फोल्ड्स, ट्रांसवर्स फोल्ड होते हैं, जिन्हें टर्वाइनल बॉन्स कहा जाता है। टर्वाइनल बॉन्स, नल अस्थियां कहा जाता है, अस्थियां कहा जाता है। इनको अगर आप चाहो टर्वाइनल बॉन्ड को तो सर्पिला अस्थियां भी कह सकते हो। कौन सी अस्थियां, सर्पिला अस्थियां। किसमें, ये जो नासा मार्ग होता है इसमें अनुप्रस्थ बलन के रूप में होते हैं, उनको हम टर्वाइनल बॉन्ड्स कह रहे होते हैं। एक नेजो टर्वाइनल होती है, ये नासिका अस्थि, जिसको नासिका सर्पिला अस्थि कह रहे होते हैं। एक यहाँ पर होता है ये एथमो टर्वाइनल, और एक होता है, अगर आप देखोगे तो उनको हम क्या कह रहे होते हैं, जिसमें मैक्सिलो टर्वाइनल। तो ये सारी जो अस्थियां हैं टर्वाइनल अस्थियां, इनको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, सर्पिला अस्थियां कह रहे होते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें हम कह रहे होते हैं इनमें देह गुहा एक पेशीय पट्ट के द्वारा बक्स गुहा एवं उदर गुहा में, उदर गुहा में बट जाती है, बट जाती है। ठीक है, देह गुहा किसके द्वारा, एक पेशीय पट्ट के द्वारा। इस पेशीय पट्ट को, इस पेशीय पट्ट को तनुपट, तनुपट या कह रहे होते हैं डायाफ्राम, कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, यह तनुपुट किस में हेल्प करेगा, यह मल त्याग, कोमा मूत्र त्याग, कोमा
श्वसन तथा शिशु जन्म में सहायक होता है। सहायक होता है, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमारे अंदर शरीर में देह गुहा होती है, देह गुहा का मतलब होता है देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाई जाने वाली जो सक्रिय गुहा होती है, वही क्या कहला रही होती है, देह गुहा कहला रही होती है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पर एक बकेट ले लें और इस बकेट के अंदर हम यहाँ पानी भर दें, इस पानी के अंदर एक खोखला ये पाइप डाल दें और इसको हम एक शरीर के साथ कंपेयर कर दें, तो आप बताइए ये जो बाल्टी में दीवार है ये क्या होगी, भित्ति तो होगी। अगर हम इसको बॉडी माने हैं तो इसको देह भित्ति कहते हैं। ये जो खोखला पाइप होता है इसको आहार नाल कहा जाता है। शरीर में क्या कह रहे होते हैं इसको, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। अब देखिए इस एलिमेंट्री केनाल के बीच में, देह भित्ति और एलिमेंट्री केनाल के बीच में ये जो खाली जगह पड़ी होती है ये वाली, इनको हम कह रहे होते हैं देह गुहा। क्या कहते हैं इसको, शीलोम, देह गुहा, ठीक है ना। अब इस देह गुहा को जब हम देख रहे होते हैं तो इस देह गुहा में ये जो हमारी पसलियां होती है इसके ठीक नीचे एक इस तरह से गुम्बद के आकार का पेशीय पट्ट होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, पेशियों से बना हुआ। इसको हम डायाफ्राम नाम देते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम क्या करता है, अगर फ्लैट हो जाता है तो बक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, अगर ये फ्लैट नहीं होता तो किसका आयतन कम हो जाएगा, देह गुहा का, इसका बक्ष गुहा का, और उदर का आयतन बढ़ जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये जो देह गुहा होती है वो दो भाग में बढ़ जाती है। ऊपर वाला जो भाग होता है बक्ष, ये वाला जिसमें हमारे फेफड़े हृदय वगैरह पड़ा होता है, और ये वाला जो भाग होता है जिसमें किडनी वगैरह होती है अंदर की तरफ, ये क्या होता है, उदर वाला भाग होता है, ठीक है। तो ये जो डायाफ्राम होता है, ये डायाफ्राम में नर में श्वसन में सहायता करेगा, मलमूत्र त्याग में सहायता कर रहा होता है, और फीमेल में ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें ये शिशु जन्म में भी सहायता करता है डायाफ्राम में, ठीक है ना। कई बार ये पूछ भी लिया जाता है कि अगर डायाफ्राम में छेद कर दिया जाए तो बताओ श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो डायाफ्राम है ये श्वसन में भी बहुत हेल्प कर रहा होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, जिसको कह रहे होते हैं दांतों के बारे में। यहां पर कौन सा पॉइंट, ठीक है। इसमें ये कहा जाता है स्तनी प्राणियों में दांत गर्त दंती कोमा द्विवार दंती बहुवार दंती तथा विषम दंती होते हैं। विषम दंती होते हैं, ठीक है। गर्त दंती को कहा जाता है थीकोडोंट। क्या कह रहे होते हैं, गर्त दंती। द्विवार दंती को कहा जा रहा होता है डाइफायोडोंट। क्या कह रहे हैं, द्विवार दंती। पॉलीफायोडोंट
पॉलीफायोडोंट बहुबार दंती। कौन से? बहुबार दंती। और इसके बाद में हेटेरोडोंट, इनको कह रहे होते हैं विषम दंती। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब प्रारंभ किया था तब ये कहा था कि वे प्राणी जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं और ये कर्ण पल्लव होते हैं, उन्हें हम स्तनी प्राणी कह देते हैं। तो आप बताइए, मानव किस में आएगा? स्तनी प्राणी में आएगा ना। मानव के अंदर ये कर्ण पल्लव है, शरीर पर बाल होते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं। अब अगर हम हमारी बात करें तो आप ये बताइए, हमारे जो दांत होते हैं वो दांत जबड़े में गर्त के अंदर, गर्त का मतलब है गड्ढा, बॉनी सॉकेट, अस्थिर गर्त होता है, अस्थियों से बना हुआ गड्ढा होता है, उसमें स्थित होते हैं ना। और ऐसे दांत मजबूत होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कह रहे होते हैं? गर्त ग्रंथि कह रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा दांत जीवन में मानव में 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं उनको दूध के दांत कहा जाता है और एक समय के बाद वो स्वतः निकल जाते हैं, कोई दर्द नहीं होता, किसी तरह का ब्लड नहीं आता। उन दांतों को हम क्या कह रहे होते हैं? मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, अस्थाई दांत, क्योंकि उनमें दांत के चारों तरफ परदंतीय झिल्ली नहीं बनती है, इसलिए वो मजबूती से जुड़े हुए नहीं होते। अगर वो दांत टूट जाए बच्चे का तो ज्यादा पेन भी नहीं होता, ब्लड भी ज्यादा नहीं आता। और इस समय जब हम बड़े हो जाते हैं और दांत हमारा गर्भ में चला जाता है, उस समय अगर दांत को हम तोड़ें तो बहुत ही ज्यादा पेन होता है, जिसे हम टॉयलेट नहीं कर सकते, अर्थात असहनीय दर्द होता है और ब्लीडिंग या ब्लड भी बहुत आता है, क्योंकि दांत के चारों तरफ एक परिदंतीय झिल्ली या पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन उस दांत को अस्थि में बने हुए गर्त में सीमेंट की तरह जोड़ देती है। किसकी तरह? सीमेंट की तरह। इसलिए उसको हम सीमेंट भी बोल देते हैं। इस कारण से दांत कैसे हो जाते हैं? द्विबार दंती। जब वो निकल जाते हैं तो जो दांत आते हैं वो कैसे दांत होते हैं? परमानेंट होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, जिनकी संख्या टोटल कितना होता है? 32। और जो मिल्क टीथ होते हैं वो केवल कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसके पश्चात आता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब क्या होगा? जो दांत हमारे हैं ये सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, 4 प्रकार के होते हैं। सामने वाले बाइटिंग टीथ होते हैं, काटने वाले, जो बिल्कुल छेनी की तरह काम करते हैं। लोहे की एक आपने देखा होगा, एक उपकरण सा बना लेते हैं जिससे लोहा काटते हैं, तो आगे से कैसा होता है? शार्प होता है ना। तो ये सामने वाले दांत शार्प है ना, काटने वाले हो गए बाइटिंग। साइड में आपने देखा होगा एक एक लगा होता है नुकीला, वो भोजन की चीर फाड़ करता है, मांसाहारियों में बहुत अधिक विकसित होते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रीमोलर और मोलर, जिनको अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक या चवर्णक कह रहे होते हैं, जिनको दाढ़ कहा जाता है, वो ऊपर से चौड़ी होती हैं, हल्का सा गर्द होता है, चारों तरफ दरारें होती हैं, इसलिए वो भोजन को ग्राइंड करते हैं, भोजन को पीस देते हैं। ठीक है ना। इस कारण से उनको हम क्या कह रहे होते हैं? विषम दंती। कुछ ऐसे स्तनी प्राणी होते हैं जिनमें ये कई बार आते हैं, इसलिए उनको कहा जा रहा होता है बहुबार दंती। क्या कहा जा रहा होता है? बहुबार दंती। इसलिए यहां पर मैंने बताया कि दांत कैसे होते हैं? गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती या बहुबार दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। हेटेरोडोंट, पॉलीफायोडोंट, डाईफायोडोंट और थीकोडोंट। क्लियर हुआ ना? ठीक है ना। अब देखिए इसके पश्चात नेक्स्ट, जिसमें आप कह सकते हो इन प्राणियों में केवल यकृत निवाहिका तंत्र
पाया जाता है, पाया जाता है इनमें वृक्क निवायिका तंत्र नहीं होता, रीनल पॉर्टल सिस्टम, वृक्क निवायिका तंत्र नहीं होता, नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में राइट में डायाफ्राम के ठीक नीचे यहाँ पर यकृत पाया जाता है, लीवर यहाँ पर होता है ये। और ये जो लीवर होता है ये निवायिका शिरा के द्वारा कहाँ से जुड़ा होता है, छोटी आंत या पाचन तंत्र से। जब वहां पर भोजन को पचा लिया जाता है तो वहां से जो एमिनो एसिड होते हैं वो इस निवायिका शिरा के द्वारा यकृत में आ जाते हैं। यकृत उनका डीएमिनेशन कर देता है, अर्थात क्या बना देता है, उससे अमोनिया बना देता है। और अमोनिया जब बन जाती है तो अमोनिया हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। इसलिए हमारा लीवर या यकृत उस अमोनिया को CO2 के साथ क्रिया करा करके किस में बदल देता है, यूरिया में। और वो यूरिया अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। फिर वह यूरिया रुधिर के द्वारा कहाँ पर चला जाता है, किडनी में। और किडनी उसको ब्लड को जब फिल्टर करती है, यूरिन निर्माण होता है, तो मूत्र के द्वारा यूरिया को बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए हमारे शरीर में ये वाला जो तंत्र होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्लियर हो गया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बताया जा रहा होता है आंतरिककरण में, आंतरिककरण में एक कुंडलित कॉकलिया पड़ी होती है, कॉकलिया पड़ी होती है। ठीक है ना। ये देखिए कॉकलिया ही वास्तव में सुनने के लिए होती है, जैसे स्प्रिंग होती है ना, ये उस स्प्रिंग की तरह कुंडल के रूप में पड़ी होती है। और ये हमारे कान में सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाग माना जाता है, जिसको काणाव्रत कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं, काणाव्रत। इसके बाद श्वसन के लिए वक्ष गुहा में फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स, फेफड़े पाए जाते हैं। क्या कहते हैं इनको, लंग्स। ठीक है, फेफड़े पाए जाते हैं जो प्लूरल गुहा में स्थित होते हैं, गुहा में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है ना। श्वसन किससे होगा, लंग्स के द्वारा। इसके पश्चात बात करते हैं उत्सर्जन की। ठीक है ना। क्या बताओगे यहां पर, उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी पार्श्व वृक्क, मेटानेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं। बता सकते हो कहां पर होते हैं, उदर गुहा में नीचे की तरफ, इसलिए इनको पार्श्व वृक्क कहा जा रहा है। इनके द्वारा यूरिया
का उत्सर्जन होता है। इसलिए स्तनी प्राणी यूरियोटैलिक होते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब है यूरिया उत्सर्जित करने वाले। यूरियोटैलिक होते हैं। नेक्स्ट 25। अब देखिए इसमें हम कह रहे होते हैं कि जो स्तनी प्राणी होते हैं ये कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। और निषेचन कैसा होगा इनमें, आंतरिक। ठीक है ना, कैसा निषेचन बता दोगे, आंतरिक। अर्थात यहां पर कहा जाता है ये एक लिंगी प्राणी होते हैं। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। आंतरिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, इनमें मेथनॉल के रूप में शीशन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, शीशन। यहाँ पर ब्रैकेट में आप बता सकते हो हाथी, कोमाशील, व्हेल में वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं। ये एक्सेप्शन है, वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना। इसके पश्चात यहां पर आप बता सकते हो ये सामान्यतः कैसे होते हैं, जरायुष। जरायुष का मतलब होता है शिशु प्रजनन। जरायुष होते हैं, शिशु प्रजनन का मतलब होता है बच्चे जन्म देते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, इनके जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, ये सामान्यतः जरायुष होते हैं। लेकिन प्रोटोथीरिया में अंडे बहुपीतकी होते हैं।
बहुपीतकी होते हैं, ठीक है ना। निषेचन इनमें भी कैसा होता है, आंतरिक। नेक्स्ट, मादा में शिशु अपरा द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं, गर्भाशय भित्ति से जुड़े रहते हैं, अपरा द्वारा शिशु को पोषण श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायता की जाती है, उत्सर्जन में सहायता की जाती है, सहायता की जाती है, ठीक है ना। इसीलिए इनको जरायुज कहा जाता है। अपरा से किससे जुड़ जाता है, जो शिशु होता है गर्भाशय से। ऐसे क्या कहलाने होते हैं, शिशु प्रजक या जरायुज, ठीक है ना। 1 मिनट। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, भ्रूणीय परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है तथा विदलन पूर्णबंदी एवं समान प्रकार का होता है, इसकी बात मादाओं में अंडे सूक्ष्मपीतकी कैसे, सूक्ष्मपीतकी या अपीतकी प्रकार के होते हैं, अपीतकी प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थात अंडों में किसकी मात्रा नहीं पाई जा रही होती है, पीतक की, या पाई भी जाती है तो बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि ये अंडे कैसे होते हैं, सूक्ष्म पीतकी या अपीतकी। अपीतकी का मतलब है पीतक उनमें नहीं होता, ठीक। नंबर 31, उच्च दर्जे की हाई क्लास पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण पाया जाता है, पैतृक रक्षण पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको उदाहरण बताने हैं। उदाहरण में एक तो आप आंट ईटर को कहते हैं एग्रिना या चींटीखोर या टैकीग्लोसिस। उदाहरण में मैं यहाँ पर 2 बता देता हूँ आपको। वैसे
एक होता है इक्विडना, और एक होता है डक बिल्ड प्लेटिपस। डक बिल्ड प्लेटिपस। प्लेटिपस ये देखिए दोनों ऐसे एनिमल होते हैं जो स्तनधारी में आते हैं, लेकिन इनमें कर्ण पल्लव नहीं होता है। दूसरी चीज ये होती है कि इनमें जो मादाएं होती हैं उनके अंडे में बहुत अधिक मात्रा में पीतक पाया जाता है। अर्थात अगर ये पूछा जाता है एग लेइंग प्राइमरी या प्रीमिटिव मैमेलिया के नाम बताइए, तो हम एग्डिना और डक बिल्ड प्लेटिपस का नाम लेते हैं। ये चींटीखोर होता है, इसमें चोंच जैसी दिखाई दे रही होती है, और ये रेप्टिलिया के साथ कैरेक्टर को मैच करते हैं। इसलिए हम ये कह रहे होते हैं कि ये दोनों जो प्राणी हैं स्तनधारी वर्ग को किससे जोड़ते हैं? सरीसृप वर्ग से। अर्थात सरीसृप और स्तनी वर्ग के बीच संयोजी कड़ी को दर्शाते हैं। कौन सी कड़ी को? संयोजी कड़ी को। इसके बाद आप जो भी देना चाहो एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें आप मानव का नाम लिख सकते हो, बंदर का लिख सकते हो, चिंपांजी का लिख सकते हो, औरंगुटान का लिख सकते हो, गौरिल्ला का लिख सकते हो, खरगोश का लिख सकते हो, लोमड़ी का लिख सकते हो, कुत्ते का लिख सकते हो, बिल्ली का लिख सकते हो, गाय का लिख सकते हो, भैंस का लिख सकते हो, हाथी का लिख सकते हो, ऊंट का लिख सकते हो, गधा का लिख सकते हो, जेब्रा का लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? चूहा का लिख सकते हो, गिलहरी का लिख सकते हो। ये जितने भी मैं नाम बता रहा हूं इन सभी में आपने देखा होगा कर्णपल्लव होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। अर्थात वे प्राणी जिनके शरीर पर बाल हों, स्तन ग्रंथियां हों और कर्णपल्लव हों, उनको हम किस में रखते हैं? स्तनधारी क्लास में या स्तनी क्लास में या मैमेलिया वर्ग में। और उसमें सारे शिशु प्रजक होते हैं, जरायुज होते हैं। केवल किसको छोड़ करके? एकिडिना और डक बिल्ड प्लेटिपस को। ये अंडज होते हैं और इनके अंडों में सबसे अधिक पीतक होता है। CaCO3 से बना हुआ कवच होता है, इसलिए हम इनको यहाँ पर एक्सेप्शन में दिखाते हैं एग लेइंग मैमेलिया। और ये किस में आते हैं? प्रोटोथीरिया में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटोथीरिया में। बाकी सारे मेटाथीरिया और यूथीरिया में आते हैं। आप कंगारू का नाम लिख सकते हो, जिसमें आपने देखा होगा उधर वाले भाग में एक झिल्ली सी होती है जिसमें बच्चा झांकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात इनमें अपरिपक्व बच्चों को जन्म दिया जाता है जो उस झिल्ली के अंदर ही वयस्क होते हैं या मेच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो की पॉइंट ध्यान रखना है, जिनमें क्या हो? बाल, शरीर पर स्तन ग्रंथियां और कर्णपल्लव। लेकिन कई बार एक्सेप्शन भी पूछ लिया जाता है, जिनमें कान नहीं है, कर्णपल्लव नहीं है, एग्डिना का नाम दे दीजिए, प्लेटिपस का नाम दे दीजिए, व्हेल का नाम दे दीजिए। कई ऐसे हैं जिनमें वृषण कोष नहीं आते, हाथी का नाम, व्हेल का नाम, शील का नाम दे दीजिए। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है, लेकिन सामान्यतः इन्हीं पॉइंट को लेकर के हम स्तनधारियों की परिभाषा दे रहे होते हैं या उनको क्लासिफाइड करते हैं या वर्गीकृत कर रहे होते हैं। ठीक है ना? ओके।